अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अब बड़ा चर्चा हो रहा है। 18 अगस्त 2018 से 18 अगस्त 2020 तक इसको 2 साल हो गए। अब लोग पूछ रहे हैं 2 साल में क्या किया। हुकूमत कह रही है हमने ये किया, अपोजिशन कह रही है उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन एक दो बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो एक, इस दौरान वफाकी काबीना में बहुत दफ़ा तब्दीलियाँ हुई। पहली दफ़ा यानी पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान आई हैं, जिनकी मालियत $2.768 बिलियन बन हुई है। अब इसकी एक वजह तो ये कही जा रही है कि जनाब क्योंकि मिडल ईस्ट में लोगों की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं तो वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रियल एस्टेट में जो गवर्नमेंट ने इतनी छूट दी है उसकी वजह से हर आदमी उसमें आ रहा है। तो ठीक है, लेकिन एक पीटीआई का क्लेम तो सही है कि इतनी ज़्यादा रेमिटेंस हुई है। अब सस्ती बिजली के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं। काबिल तजदीद तवानाई के 12 मनसूबों को क्लियरेंस दे दी गई है। जल्दी अवाम को सस्ती बिजली भी मैसर होगी। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पाकिस्तान में हाइडल के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल बंद पड़े थे और पीटीआई की गवर्नमेंट ने सबसे पहले हाइडल प्रोजेक्ट्स को अब फोकस कर लिया है, जिसमें दयामिर भाषा डैम जो है वो एक बड़ा प्रीमियम प्रोजेक्ट है। देखिए, अयूब खान के ज़माने में डैम्स बने थे, तरबेला हो और मंगला हो और सिमली हो, ये सारे जो थे। और जनरल मुशर्रफ के टाइम पे उन डैम्स की रीबिल्डिंग हुई थी, उनको दोबारा से बनाया गया था और उनकी कैपेसिटी को ठीक किया गया था, पहले से ज़्यादा किया गया था। तो वो तो क्योंकि पहले के थे और उसको रीवर्क उसके ऊपर किया गया था तो आम आदमी को पता नहीं, लेकिन मुशर्रफ के टाइम पे बहुत काम हुआ। और अब यानी उसके बाद हुआ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी हुकूमत ने IPPs को हाथ तो डाला ना, एहतसाब किया। ठीक है, हमें उम्मीद कम है कि उनसे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कम अज़ कम कोई 110 बिलियन तो उनसे वापस लिया गया ना। शुगर माफिया का हमेशा जिक्र होता था, अयूब खान के ज़माने से होता था, लेकिन पहली दफ़ा शुगर माफिया को बेनकाब किया गया, जिसमें हुकूमत के अपने अंदर बड़े लोगों की बहुत ज़्यादा सुबकी हुई है। अब पाकिस्तान की पहली बारी एक्टिव फॉरेन पॉलिसी आई और फ्रंट फुट के ऊपर सफारती सतह पर तो पाकिस्तान ने बहुत कामयाबियाँ हासिल की। ख़ास तौर पर मसला कश्मीर को आलमी सतह पे उजागर किया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो स्पीच यूनाइटेड नेशंस में थी, दैट वाज अ विन 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 स्पीच, और उसकी वजह से दुनिया को ये पता चला कि कश्मीर इज़ द फ्लैश पॉइंट बिटवीन 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़। और कश्मीरियों की जो प्लाइट है, जब इमरान ने बहुत एक यानी तरीके से मोदी को फाशिज्म से लिंक किया और मोदी फाशिस्ट मोदी कहा, तो सडनली यूरोप के, अमेरिका के और जो वेस्ट था उसके एंटने खड़े हो गए और उन्होंने इस बात को नोटिस करना शुरू किया। और उसके बाद की बात है कि वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या स्काई टीवी हो, कोई भी हो, गार्डियन हो, ये इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन जो है इंडिया में उसके अंदर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, उसके ऊपर स्पेशल रिपोर्ट्स बनना शुरू हो गई। इससे पहले शाइनिंग इंडिया की कैंपेन चलती थी। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान को चैन भी नहीं लेने दिया गया। लेकिन आप देखें, एक प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम, कभी अफ़गानिस्तान से हमले की बातें हो रही हैं, कभी इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के अंदर रॉ के ज़रिए ऑपरेट कर रहा है। LOC तो बाकायदा हर दूसरे दिन उसकी वायलेशन हो रही है। कभी इधर से ड्रोन हमले, कभी अभिनंदन वाला वाक़या ले लें, कभी वो कहते हैं पे लोड फेंक के चले गए, लेकिन वो कहते हैं हमने हमला कर दिया, हमने मदरसे को उड़ा दिया। लेकिन आज क्या है? उसके बाद आज 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते में इंडिया जो है तन्हाई का शिकार हो चुका है और अमेरिका का उसको आसरा, और अमेरिका इस खित्ते का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की वजह से इंडिया का जो मकरू चेहरा है कश्मीर के ऊपर वो बेनकाब हो चुका है। भूटान से उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, श्रीलंका से उसकी नहीं बन रही है, नेपाल जो है उससे बहुत कशीदा है उसके ताल्लुकात, बांग्लादेश ने उसको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। खुद इंडिया के अंदर जो अलहदगी की तहरीकें हैं उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया एक दफ़ा फिर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादों पे अगर नज़र डालें तो 2 सालों में बैरून मुल्क से लौटी हुई दौलत वापस लाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। जब 5 मिलियन घरों की तामीर के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुताबिक काम शुरू हो चुका है, कुछ मुकम्मल हो चुका है। लोग मुझे कहते हैं कि यार ये पैसों की बातें बड़ी हो रही हैं, करप्शन की बातें बड़ी हो रही हैं। एक धेला तो आया नहीं है पाकिस्तान में, नहीं आ सकता ऐसे। उसकी वजह है कि आपको कानून साजी करनी है, आपको अपने कवानीन में तब्दीलियाँ करनी है, और आपको पहले लोगों को अपनी अदालतों के थ्रू जब आप उनको मुजरिम गर्दानते हैं तो उसके बाद अदालतों के अहकामात के तौर पे फिर आप इंटरपोल को रब्ता करते हैं, आप स्कॉटलैंड यार्ड को रब्ता करते हैं, आप और जगहों की पुलिस को रब्ता करते हैं, वरना वो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लेते हैं और उसमें बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं होती है।
अब इसके ऊपर काम शुरू हुआ है, अब देखते हैं। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने का हक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ये काम है, पार्शली अभी कंप्लीट है, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है उनको वोट देने का हक होना चाहिए। उनकी वजह से ये मुल्क चलता है, उनकी रेमिटेंसेस की वजह से इस मुल्क को लाइफ लाइन मिलती है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो उनको यहाँ पे बहुत मसाइल हैं, वो एयरपोर्ट से अंदर आते हैं तो उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उनके घरों पे कब्जे, उनकी जायदादों पे कब्जे का उनको हमने सफारत खानों के बाहर भी हमने लाइनों में उनको लगाया होता है कि NIC रिन्यू कराने के लिए, पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए। जब उनके नुमाइंदे यहाँ पे होंगे, जो लोग उनके उस पर वोट पे आए होंगे, तो उनकी एक्सेस होगी हमारे पावर कॉरिडोर्स में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोगों की पुलिस तक रसाई बहुत आसान हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेशनल IGPs जो हैं उनकी तैनाती है, और अक़लियतों के लिए नेशनल कमीशन के क़याम के लिए एक फ्रेमवर्क पार्शली कंप्लीट है। PTI की हुकूमत को इस ज़मीन में बड़ी तानों का भी फेस करना पड़ा उनको कि जी ये फ़लाँ माइनॉरिटी को वो दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये फ़लाँ माइनॉरिटी को दे रहे हैं। पहले आपको याद होगा इमरान खान ने सारी अपनी जो अपोजिशन की कैंपेन है एज एन अपोजिशन मेंबर, वो जूइश कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने गुजारी की जी जुमाइमा से शादी हो गई, वो जू है, तो गोल्ड स्मिथ की बेटी है, तो ये सारा प्रोपेगेंडा। लेकिन वो नहीं ऐसा हुआ। अब इमरान खान वाहिद आदमी है कि जो खड़ा हुआ कहता है कि मैंने नहीं इसराइल को रिकगनाइज़ करना, लेकिन वही लोग जो उसको यहूदियों का एजेंट कहते थे, अब वो माफ़ी मांग लें? नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम अक़लियतों को रिकगनाइज़ करें। इसके अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके फ़ंड में इजाफ़ा हुआ है, ना सिर्फ इजाफ़ा हुआ है बल्कि इसमें हज़ारों ऐसे लोग जो जाली तौर पे फ़ंड्स ले रहे थे उनकी निशानदेही करके उनको निकाला गया, उनके नामों को निकाला गया। उसमें जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये इससे पहले नहीं हुआ। अच्छा, अब वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में बदलने समेत 37 प्रोग्राम्स जो हैं वो अंडर प्रोग्रेस है। इसके ऊपर मजाक भी लोग बड़ा उड़ाते हैं कि जी अभी भी शुरू नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, तो कैसे एकदम से तो नहीं हो सकता ना। एक चीज़ आप बनाते हैं, उसको किसी मिनिस्ट्री के अंडर देते हैं प्रोजेक्ट, उसका एक तरीक़ाकार है, उसका प्लान बनता है, उसके ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, उसका PC1 बनेगा, PC2 बनेगा, सबमिट होगा, अप्रूवल्स होंगी, फिर वो नीचे तक आएगा। अगर आप वैसे कर देंगे तो नैब का पक्का केस है। जब हुकूमत जाएगी तो नैब आके इनके गले पड़ी होगी कि भाई तुमने बगैर पूरे प्रोसेस करके तुमने कैसे प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया। वुज़रा क्या कहते हैं, कई इंपॉर्टेंट वुज़रा, मसलन असद उमर कहते हैं जी कप्तान अब क्रीज़ पे सेटल हो गया और अब एक लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान को आगे मज़ीद बेहतरी के दिन नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि अगला इलेक्शन भी असद उमर के मुताबिक इमरान ने जीतना है, तो मैं मियाँ साहब को तो कह दूँ कि आप लंदन में ही रहें और प्लीज़ कॉफ़ी पीते रहें वहाँ पर बैठ के। शिबली फराज क्या कहते हैं, जो कहते हैं जी इमरान खान ने दाएँ और बाएँ बाजू की सियासत को ख़त्म करके दुरुस्त और गलत की सियासत शुरू की, यही बयानियाँ लेके हम चल रहे हैं और 5th जनरेशन वॉर चल रही है। दुश्मन हमें हर तरह को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है और हमारी मईशत तबाह करना, मुल्क में नाउमीदी फैलाना चाहता है। अच्छा, इसमें एक और दो चीज़ें भी हैं कि जब पिछली हुकूमत थी तो उसके ज़माने में क्या हो रहा था कि आकर बताता हूँ कि बासमती चावल पाकिस्तान का बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा था। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ डिफरेंट चीज़ों में से। कई इंडियन कंपनीज़ उन्होंने जाली चावल बना के उसमें टोटा वेटा डाल के चावल का, अगर आपको उसके मतलब पता और ये कह के उस पर लिख के ना कि पाकिस्तान बासमती चावल, वो उस तरह एक्सपोर्ट करवाया, वहाँ पे रखाया। जिसने खाया उसने कहा कि क्या बकवास चावल है। तो ये हर किस्म की आपको जो है ना आप जब होता है ना कि दुश्मन मुल्क में नाउमीदी फैलाना चाह रहा है, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि जी वो अभी ननन के थ्रू या कुलभूषण यादव के थ्रू वो दहशत गर्दी कर रहा है, इकनॉमिक दहशत गर्दी भी हो रही है और उसको भी काउंटर करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस हैं। अब शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं, एक लंबा अरसा तो वज़ीर ख़ारजा था ही नहीं, 5 साल तकरीबन मियाँ साहब के टाइम में। इसकी वजह से हम बहुत से फोरम से हमारा नुक्ता नज़र ही नहीं पेश हो पाया और नवाज शरीफ तो खुद ही ये ओहदा संभाल रखा था और उस वक्त भी हम कहते थे कि यार किसी को तो बना लो, लेकिन उनको डर लगता था कि कोई इंटरनेशनली ज़्यादा नून ना हो जाए उनसे। अपनी कामयाबियों को देखने के लिए दायमी हरीफ जो है उसके अक़राइज़ व मकासद और अपनी कोशिशों को देखना होगा। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की पॉलिसी में टोटली नाकामी हुई, फेल्यूर रहा, पाकिस्तान कामयाब रहा। जनूबी एशिया के तमाम अराकीन जो हैं वो भारत की तोसी पसंदाना डिज़ाइन पर मोतरज़ हैं।
पाकिस्तान तो कहता ही था ना, लेकिन आज चाइना भारत के तोसी पसंदाना मनसूबा पर सवाल उठा रहा है। और लद्दाख में जो हुआ वो आप सबके सामने है। नेपाल की पार्लियामान से मंजूर होने वाली करारदादें आपके सामने है। बांग्लादेश जिसे भारतीय कैंप तस्वर किया जाता था, वहाँ शरीयत कानून के बाद सर्द मेहरी, तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात। कश्मीर का मसला इतना पुराना है जितना पाकिस्तान, लेकिन ये इसे इमरान खान की हुकूमत में बैन अल-अक़वामी सतह पर उजागर किया गया, जो मैंने आपको बताया। और एक साल में 3 मरतबा सलामती काउंसिल में कश्मीर का मसला ज़ेर बहस आया। और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के कमिश्नर ने कश्मीर पर 2 रिपोर्ट शाये की, जिनमें भारत को बेनकाब किया गया। और OIC के 4 इजलास हुए जिसमें कश्मीर के मसले पर बात हुई। हफीज़ शेख बहुत कुछ कह रहे हैं, पर हफीज़ शेख की बातों को छोड़ दें, मुझे उनकी किसी बात का यकीन नहीं है। ये मानना पड़ता है कि जहाँ हुकूमत अच्छा कर रही है वहाँ हुकूमत जो है वो बड़े सवालिया निशान भी हैं। हफीज़ शेख उन लोगों में से जिनके ऊपर सवालिया निशान है, तो मैं तो उनके बयान को आगे नहीं मैं बढ़ाऊंगा। अब लोग मुझे कहते हैं कि जी इस हुकूमत ने 2 साल में हमें क्या दिया। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि इस हुकूमत ने हमें एक बात का यकीन दिला दिया कि आप अगर अटल इरादा कर लें और अल्लाह ताला आपका साथ दे, तो फिर आप बड़ी से बड़ी अपोजिशन को उठा के फेंक सकते हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मौलाना फजल रहमान हो, MQM हो, ANP हो, इन सबको एक साथ तहरीक इंसाफ ने डिफीट किया। तहरीक इंसाफ बड़े अरसे के बाद एक हकीकी मानों में फेडरेशन की पार्टी बनकर उभरी और तहरीक इंसाफ ने मोरूसी सियासत जो है उसका कबाड़ा करना शुरू कर दिया। अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन कर दिया। अब चक्कर यह है कि हर एक के इतने ज़्यादा, यानी जब आप 30-30 साल 40-40 साल अगर आप हुकूमत में ही हैं, तो पुलिस में भी सारे आपके बंदे और ब्यूरोक्रेसी में भी आपके बंदे और वकीलों में भी आपके बंदे, सहाफ़ियों में भी आपके बंदे, डॉक्टरों में भी आपके बंदे, इंजीनियर्स में भी। तो आपके लोगों को चेंज तो नहीं किया जा सकता एकदम से, क्योंकि एक तो सही तरीका भी नहीं है, दूसरा ये है कि आप किससे रिप्लेस करेंगे। तो आप जो है इन चीज़ों को टाइम लगता है, वो आपके हर इरादे के आगे कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर रख देते हैं, कोई ना कोई स्पीड, आपको काम नहीं करने दे रहे। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ डटी हुई है और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी मुश्किलात का सामना कर रही है। और देखना यह है कि अब खित्ते में जो बदलती हुई सूरत हाल है उसका पाकिस्तान कितना फ़र्क पड़ता है। ये पिछला 1 साल जो इसमें CPEC दोबारा शुरू हुआ है, जो कई साल से फ्रीज़ हुआ। बताओ, CPEC के बगैर पाकिस्तान की मुआशी बहरान का ख़ात्मा जो है ना, वो एक सिर्फ दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत नहीं है। तो अब पाकिस्तान ने एक नया नक्शा भी जारी कर दिया और पहली मरतबा पूरे कश्मीर पे, गिलगित बल्तिस्तान, इन सारे इलाकों पे दुनिया को ये बावर कराया कि ये हमारा इलाका है। अब हम डिफरेंट फोरम्स उसको चैलेंज कर सकते हैं और इससे इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी में हमने एक बहुत बड़ा हिस्सा डाल दिया। कई और चीज़ें हैं जो इनके अचीवमेंट्स भी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास सवालिया निशान है और जो इनकी परफॉर्मेंस जो है अंडर अचीवमेंट का शिकार रही है। लेकिन उस पर करेंगे बात किसी और टाइम पे। Until the next time, Allah Hafiz.